गांव के मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक अंदर में जुनून और जोश बढ़ गया है आप सबको देख के। लगभग 10 बजे का टाइम है, रात 10 बजे पूरे गांव के इतने सारे साथी मिलके इतनी आराम से, इतनी शांति से सुनने के लिए तैयार हैं। ये हमारी इस मेहनत को और इस जज्बे को कई गुना कर देते हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो आप। पिछले लगभग 12 साल से मैं खेती पे चर्चा करता घूम रहा था। लगभग 16 साल से देवेंद्र भाई इस विचार पे घूम रहे थे कि भाई हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा व्यवस्था दे दें कि भी कोई भी बच्चा बेरोजगार ना रहे, यानी हर एक बच्चे को रोजगार मिल जाए, सब के सब संतुष्ट हो, हर घर में रोजगार की व्यवस्था हो। और 12 साल से लगभग मैं इस बात पे चर्चा कर रहा था कि भाई पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर के कैसे आ सकती है, ये सबसे मूल में है, सबसे जरूरी है। ऐसी हमारी टीम के बहुत से साथी अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे। सुशील भाई हैं, वो चिकित्सा पे काम कर रहे थे कि हम आयुर्वेद से बीमार होने के बाद चिकित्सालय, वो नहीं, बीमार ना हो ये कौन सा तरीका अपना जाए आयुर्वेद का, इस पे वो काम कर रहे थे। ऐसे एक साथी हैं जो कानून पे काम कर रहे थे कि कैसे अपने समाज के अधिकारों का पता लगे और समाज अपने अधिकारों को पता करके, समझ के और अपने अधिकारों के लिए लड़े। ऐसे विकासी सर भाई हैं हमारे भी, हमारे साथ में अपने मोर्चा में, जनता सरकार मोर्चा की टीम में। वो एक राम राम जी, एक दशक से ज्यादा किसान संगठनों में किसानों की लड़ाई लड़ते हुए संघर्ष कर रहे थे और आज वो संयुक्त किसान मोर्चा की मुख्य 10 लोगों की टीम में शामिल हैं। वो हमारे साथ हैं। नरेंद्र भाई हैं, नरेंद्र विद्यार्थी जी जींद से, वो कैसे हम एकजुट होकर सांगठनिक रूप में काम करें उस पे मेहनत कर रहे थे। एक दशक से ज्यादा हो गया, लेकिन इतना सारा काम करते करते कहीं एक गैप था, कहीं एक दूरी थी कि मेहनत इतनी हो रही है समाज में, पूरे देश में अलग अलग कोनों में जा जाके सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं है। मैं पिछले 10 साल से ज्यादा खेती पे काम कर रहा था, लेकिन गिने चुने 2-4 सिरसा में साथी, 10-20 कहीं, 10-20 कहीं, मतलब इतने लोग जो समाज में बदलाव नहीं कर सकते। काम तो करेंगे, वो अपनी जिंदगी लगा देंगे, जवानी को खपा देंगे, अपनी जेब से खर्च कर देंगे, जवानी का पूरा पैसा, धन, ऊर्जा सब लगा देंगे, लेकिन समाज में बदलाव नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी विडंबना थी। ऐसे ही जितने साथियों के मैंने नाम गिनवाए, उन सब की जो दशा थी, उन सभी की जो स्थिति थी, वो यही थी कि भी ऐसा क्या हो रहा है, मेहनत इतनी ज्यादा कर रहे हैं लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा। और ये परिवर्तन की उम्मीद करते करते लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए। इन सभी साथियों ने भाई राजीव दीक्षित जी को सुना था, आप सब ने भी भाई राजीव दीक्षित जी को सुना होगा। उन विचारों को अगर एक वाक्य के रूप में कहें तो भाई राजीव दीक्षित जी ये कहते थे कि मैं भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम में लगा हूं। अभी उन्होंने लगभग 25 साल बिताए, 1984-85 से लेके और 2009 तक। उसके बाद वो चले गए और फिर एक बीच में गैप आ गया, जहां से फिर सब कुछ ऐसे खालीपन था। ऐसे राजीव दीक्षित विचारक लाखों में है, करोड़ों में है, लेकिन उनके जाने के बाद, दुनिया से विदा लेने के बाद एक खालीपन था जो समाज में भरा नहीं था। और वो मेरे जैसे, आप जैसे लाखों करोड़ों नौजवान भटक रहे थे कि समाज को दिशा देने वाला कोई रास्ता निकले,
कोई व्यक्तित्व निकले, लेकिन एक लंबा अरसा निकल गया जहां पे समाज को दिशा देने वाला या एकजुट होके नेतृत्व देने वाला समाज में कोई नहीं निकला। और फिर हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। कैसे? फर्जी बीमारियां देखी, जबरदस्ती वोट किसी को दिए और वोट किसी को चले गए, यह भी हमने देखा। हमने वोट बीजेपी के विरोध में दिए और चले गए फिर बीजेपी को। समझ गए होंगे आप सारे भी। एक आदमी को बहुत सारे एमएलए दिए समाज ने, भाई तू इसके विरोध में लड़िए, और वो फिर उसकी गोदी में जाके बैठ गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे धोखे हमने देखे। पिछले 25 से 30 साल में हमने ये देखा कि खेती का नाश कैसे हुआ, हमने ये देखा पशुओं का नाश कैसे हुआ। पशुओं की बीमारी हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर पशुओं का गर्भाधान टीके से है किसी के गांव में कोई मजबूत नस्ल का जोटा या खग्गड़ नहीं बचे। कोई ऐसा है? हम सारे किसान की पृष्ठभूमि से हैं, किसान हैं हम सारे, खेती भी करते हैं। क्या किसी के पास अपने खेत का बीज बचा है? नहीं बचा। हम कहने को तो किसान हैं, लेकिन ना बीज अपना, ना खाद अपना, ना दवाइयां अपनी, ना बाजार अपना, ना मशीनें अपनी। तो किसान कहां है? किसान का नाम है, और किसान के नाम पे केवल और केवल बंधुआ मजदूरी है। क्या यह बात मैं गलत तो नहीं कह रहा? आज क्योंकि हम चर्चा करने हैं, भाषणबाजी नहीं है ये वो चर्चा है जो हमें दिन रात करनी पड़ेगी। ना खेत बचे हैं हमारे, 99% जमीन बैंकों में गिरवी पड़ी है, और किसानों का बीज अपना नहीं है, वो भी पूरा का पूरा बाजार का है। पशु हमारे बाजार के हैं, क्योंकि वो टीके लगा के पैदा होते हैं। और आज ये समस्या निकल के आई कि 35% नपुंसकता और बांझपन इस जहरीले भोजन को खा खा के समाज के युवाओं में है। ये सरकार कह रही है, आंकड़े हैं ये। और अगर इसको देसी तरीके से समाज के चारों तरफ चलने वाले इस दृष्टिकोण को देख लो, इस हालत को देख लो, तो समाज में आप देखो कुछ किसी भी नई शादियां होती हैं, 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, ज्यादा से ज्यादा महीना होगा। सासू आगे आ गए और बहू पीछे पीछे डॉक्टर को लाइन लगी रहती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? और अगर सासू की व्यवस्था नहीं है, या बुजुर्ग है, या है नहीं, तो जोड़ी बैठेगी मोटरसाइकिल पे, हर हफ्ते के हर 10 दिन के चक्कर डॉक्टर को है। इसका परिणाम पता है क्या है आप लोगों को? पता तो सबको है। हर शहर में जैसे पशुओं को टीके लगा के बच्चा पैदा करने की स्थिति बनी है, वैसे ही औरतों को भी टीका लगा के बच्चा पैदा करने की मशीनें या अस्पताल खुल गए हैं। जवान जितने भी मोबाइल से जुड़ने वाले और मोबाइल को देखने वाले नौजवान होंगे या बड़े होंगे, उनको पता होगा हर शहर में 10, कम से कम 10 ऐसे अस्पताल हैं जो आईवीएफ सेंटर है, टीका लगा के बच्चा पैदा करने वाले। अब क्या ये वही समाज है जो 100-150 साल पहले था, महाराणा प्रताप और शिवाजी का समाज? क्या ये वही समाज है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का समाज? क्या ये वही समाज है जो लड़ाकों का समाज हुआ करता था, जो समाज के लिए लड़ते थे, व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाते थे? लेकिन आज ये समाज नहीं दिख रहा। जो समाज इतने धुरंधरों का हुआ करता था, आज वो 35 से 40% नपुंसकता में चला गया। कितनी गिरावट की बात है ये। दुनिया में कोई भी जीव, कोई भी वनस्पति अपनी संतान को आने के लिए हर समय, आखिरी समय तक लड़ती है कि मेरी अगली पीढ़ी चले। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मान के चलो कि कोई पौधा लगाया आपने और उस पौधे को कोई पशु खा गया, थोड़े दिन बाद वो फिर उभरेगा, फिर उसको कोई पशु खा गया, फिर थोड़े दिन बाद उभरेगा। मान के चलो कि उसका सीजन आ गया पकाई का। पकाई के टाइम पे जब वो पौधा होगा, जितना भी होगा, आधे फीट का, 1 फीट का, 1.5 फीट का, जितना भी, उसी समय बाल आ जाएगी उसके ऊपर। यानी
जब उसको ये लगेगा कि अब कोई पार नहीं बसा रही है, कोई भी स्थिति इसमें मेरे लिए काम नहीं कर रही, तो जितनी उसकी हालत है उसी पे वो अपनी अगली पीढ़ी को पैदा कर देगा, वहीं पे बीज पैदा कर देगा। कुत्ते को देखो, आप कोई कुतिया ब्याह रही हो और उसके पास से निकलो, ऐसे देखेगी कभी, मतलब खाना ले, उसको यह डर रहता है कि मेरे बच्चों को परेशान कर दे। बिल्ली हो, कुत्ता हो, हिरण हो, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों के लिए हरदम आखिरी सांस तक लड़ता है वो जीव। और आदमी और हम 35 से 40% नपुंसक समाज हो गया हमारा, सरकार कह रही है। तो क्या ये हालत समझने की नहीं है हमारे लिए? अब एक और चीज, पिछले 30-40 साल से जो, या 50 साल से देखो, जब से हम समझ रहे हैं या इतिहास को देखते हैं, मान के चलो कि गांव पूरा समाज बैठा है, 36 बिरादरी बैठी है, कोई एक आएगा, ओए बमड़ो खड़े हो जाओ, और बमण उसके पीछे। फिर कोई आएगा, ओए जाटो, ये तो जाटो का है, जाट उसके पीछे। कोई कहेगा कंबोज, कंबोज उसके पीछे। 4 जने आके और समाज का नाश कर देंगे, सभी को अलग अलग पाड़ देंगे। ऐसा हो रहा है ना? अच्छा, इसके दूसरी तरफ देखो, जब जहर खा खा के आपके खाने के अंदर से कैंसर होगा, तो क्या वो कैंसर ये देखेगा कि जाट को हुआ या ब्राह्मण को हुआ? ना केवल जाट को ही होगा, देखेगा क्या? अरे बता दो कुछ, सबको लगेगा। वो जब किसी की भैंस नपुंसक होगी या वो नए दूध नहीं रड़ेगी, तो वो क्या देखेगा? क्या वो बीमारी, वो जहर कि ना ये तो जाट की है, ये ब्राह्मण की है, राजपूत की है, चमार के, देखा हुई? ठंडा सा भी आ रहा है कुछ? जोर से बोलो, क्योंकि हमें इकट्ठा समझना पड़ेगा ये। अब ये समस्या जो है ना, आपके घर तक पूरे समाज की है। जब समाज में कैंसर घुस रहा था, तो कोई पार्टी का कोई नेता नहीं आया बोलने। आया कोई? भाई कोई कांग्रेसी होगा, यहां पे कांग्रेस के भी जानकार होंगे, कोई भाजपा के भी होंगे, कोई नेलो के, जजपा के, पता नहीं किस किस के। आया कोई इकट्ठा होके भाई थारा नाश हो रहा, हम बचा लेंगे? नहीं आया ना। तो फिर क्यों हम किसी के पीछे लगे पड़े हैं? कोई भी समाज का कोई भी हिस्सा जब तक सुरक्षित नहीं है, जब तक सारी की सारी बिरादरी एक जगह नहीं है, जब आपको खादों के नाम पे लूटा जा रहा है, कोई नहीं बोलेगा आपके साथ। जब आपकी फसल का बीमा काट लिया गया है और उसके बाद आपको मिला कुछ नहीं, फसल बर्बाद होगी, तो भी आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। बोलता है कोई? अच्छा आगे बढ़ो, हम पिछले लगभग ये एरिया कपास का है, कपास ही उगाते हैं ज्यादा। कपास के इस एरिया में पिछले 23 साल से 1998-99 से आना शुरू हुई थी बीटी कॉटन, मतलब उसके बाद 2003 से तो फुल फ्लैश आ गई। उसके बाद कितना नाश हुआ है कपास में, लाखों लाखों किले खड़ी फसल जुताई करते, वो यही एरिया है ना। अच्छा कोई बोल रहा है कि भाई थारी फसल का नाश होगा, हम बचा लेंगे या मुआवजा दिलवा देंगे? तो फिर हम कहां, किसके पीछे जाएंगे? दिखता है कोई सरोकार हमारा कि भाई ये आदमी समाज के लिए बोलेगा, या ये पार्टी बोलेगी, या ये नेता बोलेगा, तो कौन बोलेगा? आप बोलोगे। अगर मैं आपके गांव में आके ये चिल्लाता हूं कि मैं आपके गांव को बचाऊंगा, तो सोच लेना बड़े स्वार्थ में और बेच के जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या पड़ी है भाई आपके गांव की? या पड़ी है? आपका गांव, आपका घर, आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या, आपको ही लड़ना पड़ेगा। एक शर्त हो सकती है कि मेरे पास समाधान हो तो मैं 5 मिनट में बता दूं, देवेंद्र भाई के पास समाधान हो तो वो आपको बता दे, आपके पास समाधान तो मिल बैठ के बात कर ले। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं काम करूंगा तो मेरे गांव पे करूंगा, और आप करोगे तो आप अपने गांव पे करोगे, लेकिन एक विचार साझा करके हम इस पे काम कर सकते हैं। अब खेती की बात कर लें थोड़ी सी। 1965 के आसपास हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का मतलब तो सारे जानते होंगे। हरित क्रांति का मतलब है यूरिया दे दनादन, यूरिया, डीएपी दे दनादन।
उसके बाद जब जब यूरिया डीएपी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा तो बीमारियां आई। ऐसा ही हुआ, बीमारियां आई, बीमारियों के बाद और ज्यादा दवाइयां आई, फंगस की आई, कीड़े की आई, खरपतवार की आई, दुनिया भर की बीमारियां आई। इस बीमारी के ऊपर आप सबको मैं एक बड़ी जानकारी दे दूं। एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, और वो अमेरिका का वैज्ञानिक ये रिसर्च करके गया कि भाई जितनी दवाई आप खेत में छिड़कते हो वो 1 ग्राम 100 में से 1 ग्राम तो लगती है आपकी फसल को, और 99 ग्राम यानी 99% खराब करती है, वातावरण को, उड़ जाती है वो। तो भारत के एक वैज्ञानिक थे, हैं अभी भी, उसने चिट्ठी लिखी कि भाई अगर ऐसी हालत है तो तू तो अमेरिका का वैज्ञानिक है। अब 1970 के आसपास की बात है, लगभग 50-52 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें तो थी नहीं, फोन, ईमेल और ये जो भी था। तो चिट्ठी लिखी कि आप इतने बड़े देश के वैज्ञानिक हो तो आप इसको खत्म करवाओ यार, बंद करवाओ इसको। तो उसकी चिट्ठी आई कई महीनों बाद उस वैज्ञानिक के पास। वो बोलता है कि भाई कैसे बंद करवाऊं मैं, जिन लोगों की ये जहर की कंपनियां हैं वही लोग सरकारों में मंत्री हैं, अमेरिका में भी। तो अपनी पेट पे कौन लात मारेगा? समझ गए मेरी बात? और यही हालत भारत में नहीं है क्या भाई? जिस रिलायंस के हम सामान खरीद रहे हैं उसी के बनाए हुए तो मंत्री बैठे हैं या नहीं बैठे, सबको पता है। तो जब ऐसी हालत है तो सरकारों से या नेताओं से ये तो उम्मीद ही नहीं करी जा सकती कि वो समाज के बारे में बात करेंगे, या आपके शरीर में पलते हुए कैंसर की बात करेंगे, आपके समाज में पलते हुए नपुंसकता, बांझपन और बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करेंगे। उनसे तो उम्मीद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो आगे फिर वो बढ़े, बोले जी ठीक है हम बात कर लें। तो उस वैज्ञानिक ने चिट्ठी में और बड़ी बड़ी बात लिख रखी थी। वो क्या लिख रखी थी कि एक कोई भी केमिकल आता है, कोई दवाई आती है, जैसे एंडोसल्फान एक दवाई थी या अभी भी है, वो दवाई जब किसी भी खेत में छिड़केंगे तो पहले साल ज्यादा असर करेगी। कैसे असर करेगी? मैंने कभी कसी नहीं चलाई और मैं कसी उठा के घंटा कसी चला दूं, छिल जाएगा पूरा, ऐसा होगा ना। वो एकदम तक काम नहीं कर रखा और काम ज्यादा कर दो तो वो नेगेटिव असर करेगा। और उसी के बजाय अगर मैं 10-10 मिनट कसी चला लूं तो मेरे हाथ पक जाएंगे। सेम चीज एकदम यही बात अपनी फसलों में है। पहली बार केमिकल छिड़केंगे, दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो कोई भी बीमारी दबेगी। अगली बार जब स्प्रे करेंगे तो वो बीमारी कब दबेगी? क्योंकि उस खरपतवार को या उस घास को या उस कीड़े को उसकी आदत होना शुरू हो गई है केमिकल की। तीसरे साल थोड़ा सा असर होगा और चौथे और 5वें साल में वो दवाई काम करना बंद कर देती है। अब इसके पीछे का देखो कमाल देखना। हम लगभग सारे किसान हैं यहाँ पे, ठीक है जी। कारण कुछ है और समाज में बात बनेगी कुछ और। समस्या ये, विज्ञान क्या कहता है कि जिस केमिकल ने लगातार 3-4 साल काम कर दिया वो केमिकल आगे काम नहीं करेगा। और समाज क्या कहता है, देखो भाई यार दवाई पहले बढ़िया आया कर दी, ये कंपनी भी निकम्मी है, डुप्लीकेट बना दी। ऐसा ही होगा ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं? जबकि समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो दवाइयां काम ही नहीं करती चौथे 5वें साल। उन जो ये खरपतवार हैं या कीड़े हैं या फंगस है उनको उसकी आदत हो जाती है। विज्ञान तो ये है। और विचार चला गया दूसरा। तो इन्होंने, कंपनियों ने क्या करना शुरू किया कि भाई है ना बीमारियां बहुत आ रही हैं और जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो अब तो ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा पैदावार की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या करो, उन्नत बीज लेके आओ। उन्नत कौन से? ज्यादा पैदावार वाले लेके आओ। और ज्यादा पैदावार वाले बीजों के चक्कर में चलते गए और एकदम से हमने पीछे देखा, आप ही ने तो बताया आपके पास अपना कोई बीज नहीं। ऐसा है ना भाई? हम ज्यादा के चक्कर में आगे बढ़ते गए और 20 साल में पता चला हमने अपना बीज ही नहीं छोड़ा। तो कितनी गड़बड़ में नहीं आ गए हम?
कल अगर मान के चलो किसी कंपनी का सरकार के साथ झगड़ा पड़ जाए और वो बोल दे कि हम बीज ही नहीं देंगे, तो आपके पास क्या है? तो उन्नत बीजों के नाम पे यानी हाइब्रिड बीजों के नाम पे बीज आते गए और अपने बीज खत्म होते गए। फिर वो बीमारियां बढ़ती गई। 1998 आ गया, तो फिर बोले कि एक टेस्ट करते हैं भाई, ये तो बीमारियां खत्म नहीं हो रही, तो इसका समाधान ढूंढते हैं। समाधान क्या ढूंढा? बोले जी बीटी बीज लाएंगे। सुना होगा बीटी तो सबने, और खासकर और नहीं सुना तो बीटी कॉटन, तो बीटी बिनोड़ा तो ये तो सुना ही है, बीटी कपास, नरमा जिसने बोल रहे आप, सारा ही बीटी है। हाँ जी। अब ये क्या है, ये ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ये बीटी क्या है? ये कहते हैं, इसको ऐसा कह सकते हैं कि नस्ल बिगाड़ सौदा है ये। जैसे देसी गाय है, उसके शरीर में नए दूध के नाम पे अगर गधे का घोड़े का सीमन डाल दो तो नस्ल बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? तो ये क्या बिगड़ गया? गाय का क्या बना दिया ने, जर्सी और एचएफ के नाम पे, अमेरिकन के नाम पे। वो गाय थोड़ा है, वो तो कबाड़ है ना, उसका दूध अच्छा है ना उसका घी अच्छा, उसका तो कुछ ही अच्छा नहीं, तो वो कबाड़ पैदा कर दिया। वही बात इन्होंने यहां का काम कर दिया। एक कीड़ा होता है मिट्टी में, अंग्रेजी का नाम है बीटी, बैसिलस थ्योरोजेनिसिस उसका नाम है, जानने की जरूरत नहीं है, बस बीटी आपने पता ही है। उस कीड़े के गुण लेके और लैब में इसके बिनोले में डाल दिया, बिनोले के बीज में, ठीक है। और उसका नया जो जन्म हुआ है वो बीटी बीज पैदा हुआ। और इस बीटी बीज का मतलब ये है, इसको जीएमओ भी बोल रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिसके गुण धर्म बदल दिए हो, जिसका बीज अंदर का जो धर्म था वो बदल दिया गया, वो बीटी है। तो ये बीटी बन गया। और इसका अपना एक काम है कि ये केवल और केवल मादा बीज होता है। अगर मान लिया लौकी का बीज बो, तो उसपे दो तरीके के फूल आते हैं, नर और मादा, तो वो आपस में क्रॉस होता जाता है और नया फल बनता जाता है। लेकिन मान के चलो किसी समाज में केवल औरतें ही औरतें रह जाएं, तो अगली संतान, यही बात है। जो ये बीटी बीज है ये मादा बीज है। अब आपके आसपास में अगर पोली हाउस लग रहे हो, है कहीं आसपास में पोली हाउस? बहुत कम होंगे, इस एरिया में पानी की थोड़ी कमी होगी, कम है। पोली हाउस में खीरा लगता है वो जीएमओ है, उसमें जितना टमाटर लगता है वो जीएमओ है, उसमें शिमला मिर्च लगती है वो जीएमओ है। और एक किले में आपको अंदाजा हो, एक साल में 2 लाख रुपए का खतरनाक केमिकल छिड़कते हैं उन पे। कितना जी? आप अपने गेहूं में कितना छिड़कते हो साल में? यानी रेंज से बाहर है आपकी कैपेसिटी के। आप जितना झेल सकते हैं ना आपका शरीर, उससे बाहर है वो। सीधा कैंसर करने की गोलियां हैं वो। एक खीरा खा रहे हो तो समझ ले जहर की गोली आपने खाई है। तो वो बीटी बना दिया। क्या कह के आया था कि जो ये बीटी बीज आएंगे इसमें बीमारी नहीं आएंगी, यही बोला गया था। अच्छा अब बताओ, कपास का पहला टिंडा आवे जब, तो उसके अंदर कीड़ा नहीं आंदा? पहले टिंडे के अंदर ही कीड़ा मिलता है, उसके बाद तो सारों में आएगा। और कीड़ा भी तरह कमाल का, बाहर से तो टिंडा गजब और अंदर गड़ा मिलेगा वो। अच्छा मेरा जो गांव है वो करनाल में है, तो वहां कपास तो नहीं है। मेरा जो अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं अभी, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, आपको बीज भी महंगे रेट के मिले और वो भी ऐसे जो दोबारा नहीं बनेंगे, और जब बीज बो दिया तो फसल भी उजड़ गई, फिर क्या कर रहे हैं भाई हम? क्या गुलाम नहीं हो गए हम बीजों के नाम पे? आवाज नहीं आई? गुलाम है ना। तो बीजों के नाम पे गुलाम, पशुओं के नाम पे गुलाम, और 30% बांझपन, 35-40% बांझपन पे गुलाम। और देवेंद्र भाई तो और खतरनाक बात बताओ, नुका एक कानून बन गया, ये आगे ये फरमान आ जाएगा, अभी और बात चर्चा ही करेंगे देवेंद्र भाई, कि जैसे सब्सिडी निकलती है ना कि एक गांव में केवल 2 आदमियों को मिलेगी, आने वाले टाइम में आईवीएफ सेंटर के माध्यम से ऐसे फार्म निकलेंगे कि, कौन सा गांव है भाई, ये अपना गांव कौन सा है? काशी का पास। नुका इसमें केवल 5 ही नौजवान बच्चे पैदा कर पाएंगे, फार्म निकल रहे हैं। ऐसे ऐसे कानून बन चुके।
धीरे धीरे आएंगे अपने उसमें टेलीविजन पे, धीरे धीरे कम, वैसे इनका प्रचार कम होगा, लेकिन ये नीचे नीचे खोखला कर चुके सिस्टम को। तो इतनी सारी समस्याएं हैं कि बीटी आता गया और 2022 में जितने बीटी बीज हैं सबके सब में तांडव है। किसी का भी ना तो ढंग से फसल है और ना किसी का बीज बनता, और किसान पूरी तरह असहाय है। ऊपर से फसलों का जबरदस्ती बीमा थोप दिया गया है, और जब नाश हो जाता है पूरी फसल का, अभी करनाल और इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई है 2-3 दिन में, बहुत तेज बारिश थी, आज भी हम आए हैं, तो सबकी जीरी एकदम मिट्टी में लगी पड़ी है, बिछ गई सारी फर्श की तरह। अब कोई नहीं संभालने वाला आएगा। जब पैसे कटते हैं तो सेकंडों के हिसाब से ऑनलाइन कटते हैं खातों से, और जब देने की बात आती है तो किसके पास जाओगे, कोई है ही नहीं पूछने वाला। तो ऐसी गुलामी में जब आपकी अगली नस्लों को सीधा काट दिया गया हो, और अभी फिर भी हम किसी हरामखोर नेता के आने के बाद ये सोच ले मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं गुज्जर, मैं पता नहीं क्या, तो समझ लेना कि आपने अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दी है। अगर कभी आपके मन में ये बात आ जाए, केवल एक ही बात सोचना कि ये नालायक जब समस्या में समाज था तब कहां थे। अगर आप सब ने ये सोच लिया तो फिर ये जो सभाएं रात को हो रही हैं 10-11 बजे के बीच की, तभी सार्थक होंगी, नहीं इन सभाओं का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब बोलते हैं ना कि इसने तो जड़ें काट दी, भाई हमने तो जड़ काट ली अपनी। 3 ही टाइप की जड़ होती हैं, खेत की, पशुओं की, आदमी की, वो तीनों हमने काट ली। तो फिर कौन सा घमंड और कौन सा स्वाभिमान लेके हम घूम रहे हैं समाज में, वो तो बचा ही नहीं। तो खासकर बड़े बुजुर्गों का अनुभव, और जितने नौजवान भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से, मतलब मैं बता नहीं पा रहा कि कितना ही संतुष्टि है, इतने नौजवान भाई बैठे हैं। आपको एक बार उठना पड़ेगा, इस समस्या को और गहराई से समझना पड़ेगा, और फिर यह देखना पड़ेगा सही क्या है और गलत क्या है, सही कौन है और गलत कौन है, और उसके बाद हमें निर्णय करना पड़ेगा कि कहां जाएं और किसके साथ जाएं। किसी के साथ नहीं जाना, केवल आपने अपने साथ, स्वावलंबन के साथ और स्वाभिमान के साथ, अपने ही घर में, अपने ही गांव में स्वावलंबन पे बात करनी है, अपने लिए बात करनी है। और ये दोबारा फिर मैं दोहरा देता हूं, अगर मैं आपको या मेरे जैसा कोई आके ये बोलेगा कि भाई मैं आपके गांव को बचाऊंगा, समझ लेना वो बेचने के लिए आया है, उसका आपके लिए कोई फायदे की बात नहीं करेगा। वो आज तक जितने आए सब बेच के ही तो गए, कोई दवाइयों वाला आया, कोई डॉक्टर वाला आया, कोई खेतों वाला आया, अब मीठी मीठी बात करके बोल देंगे अब ये इतने का ये ले लो, और इतने सारे बेचने के लिए आए। कोई हम, अगर हमारे जैसा, आप जैसा कोई अच्छी बात ही बताने आए तो उस पर भी विश्वास नहीं बनता। बनता है क्या? सबसे पहले बोले अरे भाई के बेचेगा, यही तो सवाल उठता है। तो इस चीज पे आज से ये शपथ लेनी पड़ेगी कि सही और गलत का निर्णय हम कर लें, और सही क्या है गलत क्या उसके अनुसार हम काम करें। रात के इस समय में आप सब बड़े बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी और कुछ तो बच्चे भी हैं, कितना देखो कैसा अच्छा लग रहा है, आप सभी ने इतना ध्यान से सुना। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी आभार। नमस्कार।